वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हमारी जर्नी कंटिन्यू हो रही है कैपिटल गेन्स की। इनकम टैक्स के अंदर एक टॉपिक है हमारा अंडर द 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स। दोस्तों, पहली बात आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेंबर्स बन चुके हैं और आपको वीडियो पढ़ के अच्छा लगता है तो मुझे नहीं पता कि ऐसी एटीट्यूड, मतलब ऐसा क्यों हमें ऐसा लगता है, साइकोलॉजिकल लगता है कि अब हम इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। अगर आपको पसंद आती है तो उस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है हम टीचर्स को, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। तो आपको भी हो सकता है कि साइकोलॉजिकली प्रेशर आता हो कि हमने तो $1 दे रखा है तो अब मैं क्यों लाइक करूं। तो ऐसा मत सोचो। अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो बी अ गुड रिव्यूअर ऑल्सो। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स ये टीचर को एक ताकत देते हैं। अभी क्या हो रहा है कि पिछले जब से मैंने ये इनकम टैक्स सीरीज चालू करी है, इस पूरी सीरीज के अंदर आई एम रियली सरप्राइज टू सी मेंबर्स बहुत अच्छे जुड़ गए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 2-3-4 हैं, 30-40 मेंबर्स आ चुके हैं आप लोग। लेकिन एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कोई कमेंट दे रहा हो नीचे कि सर अच्छा लगा पढ़ के, समझ आ रहा है, या फिर लाइक कर रहा हो, एज इफ कि जैसे कोई फीस दे दी है, ट्यूशन फीस ठीक है। तो जो ट्यूशन फीस देते हो ना 5-5, 6-6 हज़ार रुपये जाके, वहाँ भी कितने अच्छे रिव्यू देते हो आप लोग लिख लिख के। तो यहाँ तो कुछ भी फीस नहीं है उसके हिसाब से। बुक भी आप अपने आप परचेज कर रहे हो, पढ़ भी अपनी स्पीड से रहे हो। तो आप प्लीज़ हो सके तो इस टीचर को मोटिवेट किया करो, ठीक है। तो अगर आप मोटिवेट करोगे तो मुझे और अच्छा लगता है पढ़ाने में, वरना ऐसा लगता है कि डल सा एहसास होता है ना, फीडबैक नहीं मिल रहा, कम्युनिकेशन का गैप रहता है कि यार मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा। तो मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा तो ऐसा लगेगा कि यार डल सा एनवायरनमेंट है, ना कोई लाइक आ रहा है। डिसलाइक ही कर दो, अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर दो, दिखेगा ना डिसलाइक हुआ तो कि हाँ भाई यहाँ पे समझाने में दिक्कत आ रही है शायद। क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड में पिछले 6 साल के अंदर अभी कम से कम आप यकीन मानिए 850 वीडियो लेक्चर बन चुके हैं। 850 वीडियो लेक्चर आसान नहीं होता बनाना। और उन पे कमेंट्स जाके देखो, इतने शानदार कमेंट आप ही बच्चों ने दे रखे हैं। लेकिन जब से मेंबरशिप वाला इनकम टैक्स की जो फ्लो चल रहा है, इस इनकम टैक्स के फ्लो के ऊपर कहीं पे भी कोई कमेंट नहीं है, ना कोई आपका फीडबैक है, ना कोई कमेंट है, ना लाइक्स है। तो प्लीज़ अगर आपको समझ आ रहा है चैप्टर्स का लाइक चल रहा है तो प्लीज़ उसको आके मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो। आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस कंटिन्यू अवर जर्नी ऑफ कैपिटल गेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लास्ट मतलब जो कैपिटल गेन का फर्स्ट लेक्चर था और मेरे पढ़ाने में लास्ट लेक्चर जो मैं लास्ट टाइम पढ़ाया था, कि हमने कहा था शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन सी होती हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सी होती हैं। तो उनके ऊपर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब एप्लीकेबल होगा, कब नहीं होगा। आज के टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा कि कैपिटल गेन जैसे टॉपिक को हमें पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे है मतलब कंप्यूटेशन करेंगे, लेकिन उसमें ध्यान क्या रखना है। ध्यान ये रखना है आपको, जब हम कैपिटल गेन 2 तरीके से निकालते हैं। एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बड़ा स्लो पढ़ाते हो, तो कोई नहीं है, इसमें 1.25 1.5 की स्पीड होती है, उसमें पढ़ा सकते हो। मैं अपने लंग्स क्यों फैलाऊं ना इतने तेज बोल के, ठीक है। आप कर सकते हो, वो उसमें आप करवा लीजिएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कैसे करना होता है, अब मैं आपको सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, उस फॉर्मूले को ढंग से समझिएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मतलब आज आपने किसी सामान को कितने में बेचा, उसको बोलते हैं कंसीडरेशन, मतलब सेलिंग प्राइस। जो भी होगी सेलिंग प्राइस, उसमें से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कई बच्चों को वर्ड नहीं पता तो इसका मतलब होता है परचेज, कि आपने जब इसको परचेज किया तो कितने में किया था, उसको माइनस कर दो, माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट्स। अगर आपने उसके ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट के ऊपर कुछ खर्चा किया है, बिल्डिंग थी उसके ऊपर छज्जा बनवाया है या फिर मकान का रूम बनवाया है, कुछ भी एक्स्ट्रा करा, पेंट वेंट को मैं शामिल करना और रिपेयर्स में आता है वो नहीं, तो वो भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, लेकिन इसके अंदर आपको जो नहीं लेना वो आपको नहीं लेना, जो आप टैक्स पे करते हो स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से जो टैक्स पे करते हो उसको शामिल नहीं करते हम। जो भी अपने सेलिंग एक्सपेंस, किसी कमीशन का मतलब किसी कमीशन एजेंट के थ्रू सामान बिकवाया था तो आपने ब्रोकरेज पे करी होगी, या हो सकता है इसके लिए आपने एडवर्टीजमेंट करा हो कुछ सामान को बेचने के लिए, तो वो आपको वो खर्चा जो सेलिंग के लिए इस प्रॉपर्टी को, इस बिल्डिंग को, इस मशीन को, जिस चीज़ को भी आप जो आप कैपिटल एसेट मानते हैं, उस कैपिटल एसेट को बेचने में जो खर्चा लगा है आपका, वो खर्चा आप इसमें से माइनस कर सकते हो।
इसके बाद जो आता है दैट बिकम्स ओवर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा फिलहाल, आज की क्लास में क्वेश्चंस नहीं है, अभी आपकी क्लास में समझाऊंगा कि इसको समझना क्या है इसके अंदर। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। तो अगर कोई भी एसेट 36 महीने से कम है या फिर शेयर्स के केस में 12 महीने से कम है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसके ऊपर अराइज हो सकता है। तो अगर ये फिगर आ गई पॉजिटिव तो गेन, अगर ये आया नेगेटिव तो हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, क्योंकि लॉस भी तो हो सकता है ना, अगर गेन हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या करेंगे सर? बिल्कुल सेम चलेगा। आज इंक खत्म होगी पेन में शायद, एक मिनट ट्राई करूं। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या करते हैं हम? फिर से सेम फुल वैल्यू ऑफ, नहीं पेन नहीं चलेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कितने में आपने सामान को बेचा, माइनस, अब याद होगा लास्ट क्लास में समझाया था, इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से पहले एक वर्ड ऐड कर देंगे हम, उसको बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट से पहले हम ऐड कर देंगे वर्ड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इंप्रूवमेंट। देन माइनस सेलिंग कॉस्ट को इंडेक्स मत करना, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट तो आज ही की डेट में ही होगी, जिस समय बेचते हैं उसी समय सेलिंग कॉस्ट है, उसकी इंडेक्सिंग नहीं होती। तो पूरा सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंस, ये जब माइनस करने के बाद आएगा दैट विल बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो पॉजिटिव हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नेगेटिव हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इसमें क्या समझाना था? इसमें समझाना ये है, ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं हमें। यहां पे क्या आता है? यहां पे आता है इंडेक्स्ड, जिसके ऊपर आपको गौर करना है। तो पेज नंबर 309 या आपकी कोई सी भी बुक ऑफ इनकम टैक्स की फॉलो करते हैं तो उसमें आपने एक टेबल देखनी है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII। इसका मैं आइडिया दूंगा अब आपको, पहले इसको आप प्लीज नोट कर लो, क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन इसके बेस पे कहानी अब शुरू होती है। पिक्चर अभी शुरू हुई है, ट्रेलर था ये हमारा। ठीक है, इसको मैं हटाना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5। ओके, शॉर्ट टर्म में तो कोई टेंशन होती नहीं, शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल कितने का बेचा, कितने का आए थे, कितना इंप्रूवमेंट था, कितना सेलिंग कॉस्ट माइनस करके आके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है हमारे पास इंडेक्सिंग कॉस्ट। इंडेक्स का मतलब क्या है? हमारे पास एक टेबल होती है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये शुरू होती है 2001-2 से, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2001-2002 से शुरू होती है। 2001-2002, फिर 2002-2003, फिर 2003-2004, ऐसे करते 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 आपके बुक के हिसाब से अभी 2024-25 चल रहा है। तो 2024-25 में इसकी वैल्यू है 363, ये वैल्यू है आपकी टेबल वैल्यू। ये शुरुआत हुई थी 100 रुपए से, अब उसके अगले साल हो गया 105, उसके अगले साल हो गया ये 109। ये याद नहीं करना, आपको गिवन होती है वैल्यू, चिंता मत करना, ये गिवन होती है वैल्यू। सपोज 2012-13 की बात करूं, बीच में 2012-13, तो 2012-13 में इसकी वैल्यू थी 200। इसका मतलब क्या होता है? जो टेबल है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, मतलब ये कहता है कि 2001 में शुरू हुआ इनकम टैक्स के हिसाब से। सर इससे पहले भी सामान खरीदा होगा तो हम उस पर कहानी भी पॉइंट सिखाता हूं भी आपको मैं। 2001-2 में कोई चीज थी जो 100 रुपए की मिलती थी, समझना इसको प्लीज। 2001-2 में कोई चीज थी, कोई सामान था, कोई एसेट थी जो 100 रुपए की मिलती थी। अगर वही सामान अगर आप आज खरीदते तो कितने का होता? तो हमने कहा अगर 2024-25 में उस सामान को खरीदा जाता तो वो 100 रुपए का सामान आज 363 रुपए का हो जाता।
मतलब अगर 2024-25 में आपको सामान बेच रहे हो, यहाँ पे अगर 2024-25 में आप सामान बेच रहे हो तो आप कैसे काम करोगे कि 100 रुपये, और आपने वो खरीदी कब थी, 2001-2 में खरीदी थी, यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पे सेल किया, तो 2001-2 में मिलने वाला 100 रुपये की कीमत आज कितनी हो गई, 363। तो उस समय की 1 रुपये की वैल्यू आज कितनी हो गई, 363 डिवाइडेड बाय 100। तो उस समय की खरीदी हुई वैल्यू, जो परचेज किया था सामान हमने, सपोज हमने वो सामान खरीदा था 1 लाख रुपए का, तो उस 1 लाख रुपए की जो बाइंग वैल्यू थी आज वो कितनी हो जाएगी, 363 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। ये जो वैल्यू होगी ये बनती है हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो हम यहां लिखेंगे। आई होप कुछ समझ आ रहा है, समझने को बिल्कुल सिंपल है। 100 रुपये वाली चीज आज कितने की मिलती है, तो 1 रुपये लगाया तो कितने की मिलती, तो 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए जो भी लगाया होता तो आज कितनी वैल्यू होती, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती। सिमिलरली इंप्रूवमेंट तो आपने हो सकता है बीच में कभी कराई हो सकता है 3-4 में या फिर 12-13 में कराई हो। तो इंप्रूवमेंट के लिए 200 रुपये वाला काम आज कितना है, 363। तो 1 रुपये वाला काम कितना होता है, 363 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था। ये जो वैल्यू आएगी ये इंडेक्स कॉस्ट हो गई, ये यहां चली जाएगी, ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो मतलब जो भी वैल्यू आपने उस समय खर्च की है उसकी वैल्यू आज कितनी है, बेस्ड अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से निकाल रखी वैल्यूज, और ये हमें टेबल में वैल्यूज गिवन होती है। तो क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आते हैं उसमें आपको CII वैल्यू गिवन होती है कि CII 2001 में कितना था, आज कितना है, उस समय कितना था। तो अब आप जो अगर इस चैप्टर के अंदर पेज नंबर 209 पे जब एक्सप्लेनेशन में सबसे टॉप पे देखोगे आप, तो उसमें लिखा है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी कंप्यूटेड एज अंडर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दिस इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई विद CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच एसेट इज सोल्ड। तो आज जब हमने बेची तो कितना CII है, डिवाइडेड बाय CII ऑफ परचेजिंग ईयर, जिस साल में परचेज किया था उस समय का CII कितना है। तो आपको टेबल देख के आपको झट से पता करना है कि हमें CII इन्फ्लेशन इंडेक्स कैसे निकालना है। यहां तक क्लैरिटी रहेगी। तो इसका मतलब एक छोटा सा इसके अंदर एग्जांपल लेके चलते हैं। अब इसकी वैल्यूज में हम बुक से देखेंगे, ये एग्जांपल आपको समझ आ गया कि टेबल कहां पे है। ये अब मैं यहां वैल्यूज डालना चाहता हूं, ठीक है। सपोज आपने कोई एसेट बेची है आज की डेट में, और उस एसेट की वैल्यू जो थी, जो हमने बेची है, कंसीडरेशन जो मिला हमें, वो मिला है, आज कोई पेन नहीं चलेगा एक्स्ट्रा, यस 20 लाख। आपने 20 लाख का कोई सामान बेचा है। जब आपने उसको परचेज किया था तो आपने परचेज किया था 1 जून 2007 को परचेज किया था, और आपने उसकी वैल्यू दी थी उस समय 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए में बाय किया था। फिर 2012 में 1 जनवरी 2013 में सपोज आपने उसको कुछ इंप्रूवमेंट करी, मतलब उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस करे, इंप्रूवमेंट करी, और उसके लिए आपने खर्चा किया 1 लाख रुपए। और आज जब उसको आपने बेचा है तो आपने ब्रोकरेज पे करी है 50,000 रुपए। तो देखो ये 50,000 रुपए की जो ब्रोकरेज है, इसको तो आप बिना टेंशन लिए सीधा इसमें डाल दो 50,000 रुपए। अब आता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसका फॉर्मूला क्या है, बाइंग प्राइस, देखो इसको मैं यहां पे करता हूं 70,000 मल्टीप्लाई CII ऑफ परचेजिंग ईयर, नॉट प्रीवियस ईयर, सॉरी, ठीक है, बाइंग ईयर लिख देते हैं, बाइंग ईयर डिवाइडेड बाय, सॉरी, CII ऑफ सेलिंग ईयर, CII ऑफ सेलिंग ईयर एंड CII ऑफ बाइंग ईयर, कब आपने इसको बाय किया था। तो अगर मैं इसको निकालना है तो 7 लाख डिवाइडेड बाय कब बेचा, 2024-25 में, वैल्यू कितनी है 363।
डिवाइडेड बाय खरीदा कब है, जून 2007। 2007 का मतलब जून में क्या हो गया, 2007-8। तो 7 और 8 का जो CII है वो गिवन है 129, तो वो आ गया 129। इसको हम करेंगे कंप्यूट। कैलकुलेटर महाशय जल्दी से कंप्यूट कीजिए, ठीक है सर। 7 लाख मल्टीप्लाई 363 डिवाइडेड बाय 129, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 19,69,767, 19,69,076,7, ठीक है। ये आ गई अप्रोक्सीमेट वैल्यू इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब उस समय के 7 लाख की वैल्यू अगर आज सामान खरीदते तो इतने की आती। तो ये आ गया हमारे पास 19,69,767, ये होगी वैल्यू ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सिमिलरली इंप्रूवमेंट कब कराई, 2013 में, लेकिन जनवरी 2013 का मतलब क्या हो गया, कौन सा साल हो गया, ये हो गया 12-13, क्योंकि 31 मार्च को कंप्लीट होता है, तो 12-13। तो इंप्रूवमेंट कैसे निकालोगे, 1 लाख मल्टीप्लाई 363 डिवाइडेड बाय 12-13 का इंडेक्सिंग कॉस्ट कितना है हमारा, 12-13 का CII है हमारा 200, तो डिवाइडेड बाय 200। तो इसको भी कंप्यूट करते हैं। 1 लाख मल्टीप्लाई 363 डिवाइडेड बाय 200, तो 1,81,500, तो ये आ गया 1,81,500। आपको दिख ही रहा होगा इसमें कैपिटल लॉस निकलने वाला है हमारा। तो आपके पास क्या आ गया, आपने सिंपल तरीके से CII टेबल यूज करी। 20 लाख का हमारा सेलिंग प्राइस मिला अपने को, माइनस 19,69,767 रुपए हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स्ड, माइनस 1,81,500 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, माइनस 50,000 की ब्रोकरेज। तो भैया ले दे करके हमें लॉस हुआ इसके ऊपर 2,12,67, तो 2,12,67 रुपए का हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ इस वाली प्रॉपर्टी पे, क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस इज लेस देन और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज लेस देन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड सेलिंग प्राइस, सबको मिला के जो हमें खिचड़ी बनाई वो आ गया लॉस। ये होगी पहली कहानी। शॉर्ट टर्म और क्या लॉन्ग टर्म के हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू अगेन, नहीं आनी चाहिए। अब जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, मैं आज जब समझाने वाला हूँ आपको, क्या आपको समझना है। अगर लॉस आ गया तो कहानी खत्म, ठीक है। और ये मत सोचना एग्जाम में लॉस नहीं आ सकता, लॉस आ सकता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कि लॉस आ सकते हैं, तो आप ऐसा मत सोचना कि सर लॉस तो कभी आना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आ सकता सर, मैं तो खुद अपने आप को एग्जाम्पल देखता हूँ। एक प्रॉपर्टी मैंने ली 2007 में, 2007 और 8 में मैंने प्रॉपर्टी ली, वो करीबन 22 लाख रुपए की। और आप यकीन मानिए 2019-20 में, मतलब कितने साल के बाद लगता है प्रॉपर्टी बढ़ेगी, मैंने उस प्रॉपर्टी को जो बेचा है ना, वो सिर्फ 19 लाख में बेच दिया। क्यों? क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे थे कि पैसे की जरूरत थी और लग रहा था कि वहाँ रह नहीं पाते, तो वहाँ से सामान को बेचना था। तो जब आप बेचते हो तो मार्केट में प्राइस कम मिलता है, तो लॉस हो गया अल्टीमेटली। तो कैपिटल लॉस ही होगा ना। 7 लाख की वैल्यू कितनी थी, करते करते कैपिटल लॉस आया उसके अंदर, ठीक है। तो ये नहीं कि टैक्स प्लानिंग कर रहा हूँ, हो गया तो हो गया, आगे बढ़ो लाइफ के अंदर, ठीक है। अब समझते हैं इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना कैसे है। अभी शुरुआत हुई है, अभी सेकंड डे लेक्चर है, थर्ड लेक्चर में अभी हम कुछ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे वो मैं समझा रहा हूँ अभी आपको। आई होप कि ये समझ आ रहा है, तो प्लीज समझ आ रहा है तो जैसे मैंने बोला शुरू में, लाइक कर दिया करो, कुछ कमेंट कर दिया करो। ऐसा लगना चाहिए ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं ऐसे सोचता हूँ यार कोई कमेंट ही नहीं कर रहा, कोई पढ़ना नहीं चाहता, तो मैं भी क्यों पढ़ाऊंगा, मैं भी आलसी, ठीक है ना। हम भी आराम खोर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो CII की टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि एग्जामिनेशन में मैं क्या करता था मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जब अपने कॉलेज में एग्जाम देता था, जब मैंने इनकम टैक्स का एग्जाम दिया था 1998 में दिया था मैंने, ठीक है। तो मैंने 1997-98 में एग्जाम दिया था इनकम टैक्स का, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर था शायद मेरा। तो उस समय मैं अपनी टेबल की फोटो कॉपी करा के एग्जाम रूम में ले गया था और अपने टीचर जो इन्विजिलेटर थे उनको हाथ में दे दिया था कि सर ये आप प्लीज रख लीजिए, अगर ये वैल्यूज क्वेश्चन में नहीं आई तो हमें ये वैल्यू देखनी होती है। और उनको समझाने के लिए मैंने प्यार से बता दिया था कि सर जैसे मैथमेटिक्स में लॉग टेबल होती है या स्टैटिस्टिक्स में जेड टेबल होती है, काई स्क्वायर टेबल होती है, उसकी टेबल म्यू की टेबल होती है, उसी तरह से
मुझे यहाँ पे ये CII की टेबल यूज़ होगी, मुझे ही नहीं सब बच्चों को होगी। तो अगर ये वैल्यू बुक में पेपर में आ गई तो मैं आपसे नहीं मांगूंगा, अगर नहीं आई तो आप किसी से पूछ के मुझे दे दीजिएगा, ताकि मैं वैल्यू से नोट डाउन कर लूँ। सिर्फ वैल्यू, ये वाली वैल्यू गवर्नमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है। एंड ये अंडरस्टूड। हालांकि क्वेश्चन पेपर में वो CII की वैल्यू गिवन थी, आज भी आती है, लेकिन सेफर साइड एक पेज फोटोकॉपी 1 रुपये तो लगता है, ले जाओ, क्या दिक्कत आ रही है। अब इस चैप्टर को आपको पढ़ना क्या है, जब हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है, जब ये आ गया, गेन आ गया, इट कैन बी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी। हो सकता है कि रेजिडेंशियल हाउस हो सकता है कि एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है कि कोई अदर एसेट्स हो, मतलब हो सकता है कि इस तरह की कोई भी एसेट्स वगैरह है जिसको आपने बेचा हो, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। मतलब हम सब पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा चैप्टर थोड़ा सा थियोरेटिकली ज़्यादा आएगा अभी, और उसकी इलस्ट्रेशन बहुत सारी है जो मैं आपको बताता रहूँगा, इस इलस्ट्रेशन में क्यों ऐसा हुआ, इलस्ट्रेशन में ऐसा क्यों हुआ, ये सब आपको करना है। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 जरूर करना, इस जो आज मैंने आपको कराया, इलस्ट्रेशन नंबर 2 नहीं, चलो बाद में करना, जो भी इलस्ट्रेशन करनी है, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना। लेकिन अभी इसके ऊपर क्या करना होता है, जब हम रेजिडेंशियल हाउस, एग्रीकल्चर लैंड, अदर एसेट्स, इवन NRI के केस में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हम जो करते हैं, तो यहाँ पर जब हमें गेन आ जाता है तो क्या सब पे टैक्स देना पड़ेगा हमें? नहीं, गवर्नमेंट हमें, सरकार हमें, टैक्स अथॉरिटी हमें ही कहती है, अगर आपने अपना जो प्रॉफिट का पैसा जो आया है इसको कहीं पे री इन्वेस्ट कर दिया, री इन्वेस्ट, तो अंडर सेक्शन 54 के डिफरेंट क्लोजेस के अंदर हम इसको पढ़ते हैं कि अंडर सेक्शन 54 में हमें कुछ एक्सेप्शंस मिलती है, सॉरी, एग्जेम्पशंस मिलती हैं। ठीक है, एग्जेम्पशंस किसकी होती है कि आपने रेजिडेंशियल हाउस बेचा था, जो आपका प्रॉफिट आया उससे, अगर, अब मैं रफली बात कर रहा हूं, आपने पिछले 1 साल में या अगले 2 साल में कोई नया घर खरीद लिया, या विद इन 3 ईयर्स आपने कोई घर नया कंस्ट्रक्ट कर लिया और उसकी वैल्यू 2 करोड़ से ऊपर नहीं थी, मतलब ऐसा कुछ क्लॉज है कुछ, तो आपको वो छूट यहां से उसके अंदर मिल जाएगी, और माइनस करके आपका जो बचेगा वो आपका होगा एक्चुअल नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो सर इसमें कहानी क्या है, मतलब कहानी ये है कि आपको देखना है कि रेजिडेंशियल हाउस बेचा है, तो आपने दोबारा रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया उस पैसे से, तो आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हम छूट दे देंगे उतने पैसे तक जितना आपने नया घर खरीदा या बनाने में लगाया होगा टाइम, लेकिन लिमिट है उसकी, 2 करोड़ तक की लिमिट होती है। हम पढ़ेंगे, मतलब पूरा का पूरा शुरुआत करूंगा, तो जब हम इस चीज को पढ़ना शुरू करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर जो हमें कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये आएगा पेज नंबर 324 से। तो पेज नंबर 324 से हम इस चीज को मेनली शुरू करते हैं पढ़ना, जहाँ पे पहला आता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसके बाद अच्छा ये पैसा, अगर आपने सपोज घर नहीं बनवाया फिलहाल, तो क्या सीधा टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, एक स्कीम होती है कैपिटल गेन अकाउंट, ये किसी भी बैंक के पास या पोस्ट ऑफिस में आप अकाउंट खोल सकते हैं, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। तो आपने जितना भी गेन हुआ है, 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी हुआ, सब उठा के आप उस वाले बैंक में डाल दो, तो 3 साल तक के लिए इसमें पैसा पड़ा रहेगा, आपको छूट मिली रहेगी। लेकिन अगर आपने 3 साल के अंदर इस पैसे को यूज नहीं किया, तो फिर आपको इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, मतलब ये आपकी टोटल इनकम में शामिल कर दिया जाएगा। तो 3 साल के टाइम में आपको रेजिडेंशियल हाउस खरीद लो या बेच दो। सेम एग्रीकल्चर लैंड भी आपने बेची है, तो नई एग्रीकल्चर लैंड खरीद लो, कितने टाइम में खरीदनी है, कितनी छूट मिलेगी वो पढ़ेंगे। आपने कहा कोई शेयर्स बेचे दो, तो याद रखना, अच्छा दूसरा 1-2 पॉइंट्स अब याद रखने हैं, इंडेक्सिंग कब नहीं करनी, इंडेक्सिंग शेयर्स और डिवेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह के केस में इंडेक्सिंग नहीं की जाती, उनके केस में कोई इंडेक्सिंग नहीं है, सीधा का सीधा या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं। उस समय जो शेयर खरीदा था आज की वैल्यू कितनी है, वही आज की वैल्यू, तो शेयर की जो है आज की वैल्यू, इसके अंदर कोई आपको झंझट नहीं है। तो आपकी जो वैल्यू आज है वही वैल्यू है, उसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं की जाएगी।
ठीक है। तो आज की क्लास में आपको समझ में आया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिंपल निकलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सिंग कैसे करी जाती है CII टेबल यूज करके। और हम इस चैप्टर को आगे क्या पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एग्जेम्पशंस। जो पैसा आपका एग्जेम्पशन में निकल गया और जो बचा हुआ है, मतलब सपोज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ 5 करोड़ का, इसमें से आपने एग्जेम्पशन ले ली रेजिडेंशियल हाउस वाली 2 करोड़ की, तो बचा 3 करोड़। अब क्या ये इस पर टैक्स दे दूं? नहीं, आप चाहो तो इसको टाइम बिंग के लिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर दो। हो सकता है कि टाइम पे आपको एक प्रॉपर्टी को खरीद लो, उसके ऊपर छूट मिल जाए आपको। तो ये सब चीजें आपको दिमाग से थोड़ा सा अलर्ट रहना है। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13 से आगे वाली, तो आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। और देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन। सर विड्रॉल का मतलब क्या होता है? सर विड्रॉल ये होगा कि कल को अगर आपने दूसरी जो एसेट खरीदी है, अब ये सारी चीजें क्लॉज है समझने के, जो आपने दूसरी एसेट खरीदी थी यहाँ पे, अगर उसको एक पर्टिकुलर टाइम में बेच दिया, जो आपने खरीदी थी अगर उसको बिना किसी टाइम फ्रेम के बेच दिया, खरीदते ही बेचा या कुछ टाइम में बेच दिया, तो जो आपको छूट मिली थी ना यहाँ पे, उसको हम वापस ले लेंगे। तो मतलब जो नई एसेट है उसको भी आपको कितने टाइम तक रखना है अपने पास, उसका भी डिटेलिंग इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो कैपिटल गेन के अंदर आपको समझना ये है कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा, उसकी इंडेक्सिंग करनी है नहीं करनी, दैट विल डिपेंड अपॉन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, या उसके बाद जो आता है प्रॉफिट या लॉस, उसके ऊपर हमें छूट कितनी मिलेगी और किस किस एसेट पे छूट मिलेगी, उसका है पेज नंबर 345। तो कुछ बच्चों को अगर कंसेप्ट समझ आ रहा है तो पेज नंबर 345 पे 2 पेज पे ये टेबल गिवन है, जिसको हम समझेंगे आराम से, मतलब 2 से 3 लेक्चर के अंदर हम इसको अच्छे से चैप्टर खत्म कर देंगे। फिर आएगा अदर सोर्सेज, उसके बाद इलस्ट्रेशंस, प्रॉब्लम्स, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ये सब धीरे धीरे हम करेंगे। और कई बच्चे कहते हैं सर आपने कहा था सिलेबस जल्दी खत्म करोगे। सर मैंने कहा 3 महीने में खत्म होगा, अभी तो 1.5 महीना चालू हुआ है ठीक है, तो गिव मी सम टाइम, रिलैक्स करो, पढ़ाने का तरीका होता है, तो बहुत जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। और प्लीज़ दोस्तों को बोलो कि इस चैनल की मेंबरशिप लें इनकम टैक्स पढ़ने के लिए। आपके बहुत सारे दोस्तों को CA कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं। प्लीज़ सबके पास इनकम टैक्स है, इंडिया में तो हर यूनिवर्सिटी के पास इनकम टैक्स है, सिर्फ दोस्तों को आपको पहुँचाना है इस चैनल को। तो जितनी जल्दी आप पे चाहोगे उतना मोटिवेशन बना रहेगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, ये सारी चीज़ें बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब तो यार 5-6 साल का रिलेशन है हमारा, इस चीज़ को आगे बढ़ाते चले जाओ। ओके, और आपके दोस्तों को अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, बिजनेस लॉ पढ़ना है, अकाउंटिंग पढ़ना है, 11th-12th के बच्चों को अकाउंट्स पढ़ना है, प्लीज़ ये सारी चीज़ें कवर्ड है फ्री ऑफ कॉस्ट। BCom का पूरा अकाउंट्स कवर्ड है, BBA का पूरा अकाउंट्स कवर है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको सिर्फ उनको बताना है कि इस चैनल के ऊपर मेंबरशिप के बिना, मेंबरशिप सिर्फ इनकम टैक्स की है, ये मैं बोला पार्शियलिटी क्यों है, उसका मैं लॉजिक पहले बता चुका हूँ। बाकी सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है, आपको सिर्फ उनको बताना है कि नितिन सर ने सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, स्टैटिस्टिक्स के भी, बिजनेस लॉ के भी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के भी, EVS भी काफ़ी हद तक कवर है, GST भी आधा कवर्ड है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो कवर्ड है फुल्ली। कॉस्ट अकाउंटिंग तो पूरा कवर्ड है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा कवर्ड है, वो BCom में भी एप्लीकेबल, BBA में भी, MBA में भी। तो प्लीज़ सिर्फ देर किस बात की, चैनल को आगे बढ़ा दो दोस्तों को, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।